जो भी सभी वेलकम टू ऑफ आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल और आपके अपने एप्लीकेशन फिजिक्स बाय कृष्णदत्त कश्यप में। जो हमारी सीरीज पहले चली हुई थी सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स की, उसमें यूनिट फर्स्ट का आज हम असाइनमेंट लेकर आए हैं। एक बार सभी जुड़ जाइए भाई। एक बार जल्दी से बता दें मेरी ऑडियो वीडियो कैसी है, बिल्कुल बढ़िया है क्या? जल्दी से। ठीक है भाई, आ जाओ सभी, एक बार जुड़ जाओ और फिर स्टार्ट करते हैं भाई। एक बार सभी थम कर दो भैया। तो आज हम ये स्टार्ट करने वाले हैं जो सीरीज हमारी चल रही थी सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स की। और इसमें हम जो यूनिट फर्स्ट का आज असाइनमेंट सॉल्व करेंगे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है भाई, इसके पूरे असाइनमेंट क्वेश्चन को देखेंगे। जय श्री राधे कृष्णा। आ जाओ भी सभी। आप सभी कैसे हो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। आप सभी कैसे हो, आपकी तबीयत वगैरह कैसी है सभी की, एक बार जल्दी से। आप सभी अच्छे हो सभी? जल्दी से आ जाओ और अपने पेपर की प्रिपरेशन कर रहे होंगे अच्छे से। ठीक है भाई, जल्दी से बताओ। मेरी वॉइस और डिस्प्ले कैसे आ रही है आप सभी को? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, गजब एकदम। आ जाओ सभी। ठीक है, एक बार सभी जुड़ जाओ भाई। बहुत बढ़िया, गजब एकदम। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भैया अपना क्रिस्टल स्ट्रक्चर का जो हमारा असाइनमेंट चला था, आज इसे हम कंप्लीट करेंगे। अब हम देखेंगे आपने इस वाली यूनिट में कितना कितना कुछ पढ़ रखा है भैया। ठीक है, आ जाओ भी सभी, एक बार जुड़ जाओ। और आपका पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहने वाला है भैया। जल्दी से आ जाओ एक बार सभी। जल्दी से आ जाओ भाई सभी एक बार। आ जाओ भाई सभी एक बार जल्दी से, जल्दी जल्दी जुड़ जाओ भाई सभी। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। आ जाओ सभी एक बार जल्दी से, एक बार सभी कम कर दो। और फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भाई। चलो, आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है भैया। जल्दी से एक बार ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़ जाओ, जो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को फायदा हो जाए भैया। एक बार जल्दी जुड़ जाओ भैया सभी। और पहला क्वेश्चन और सभी साथ साथ में एक बार आंसर बताते रहेंगे भैया। ठीक है भाई। तो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं भैया एक बार। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का, क्रिस्टलाइन सॉलिड। सभी को आंसर देने अनिवार्य है भैया। क्रिस्टलाइन सॉलिड आर, यानी कि जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वे किस प्रकार से होते हैं। पहला ऑप्शन है आपके पास द सॉलिड, द सॉलिड इन विच, इन विच द एटम्स, इन विच द एटम्स आर अरेंज, अरेंज इन रेगुलर पैटर्न। क्या ये सही है अभी तक? और बाद में देखेंगे क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या हमारा जो रेगुलर पैटर्न होता है। जल्दी से बताओ, ए ऑप्शन क्या अभी तक सही है? बी ऑप्शन पे चलते हैं फिर। द सॉलिड एक से ज्यादा भी हो सकते हैं इसके, देखते हैं चेक करके। द सॉलिड इन विच
in which the atoms are arranged in रिपीटेटिव। क्या रिपीटेटिव पैटर्न होता है भैया इसमें? जल्दी से बताओ, क्या इसमें रिपीटेटिव पैटर्न होता है? ठीक है भैया। और सी ऑप्शन है भैया इसका कि जो ए ऑप्शन है और बी ऑप्शन है वो दोनों सही हैं, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस, नन ऑफ दी अबोव। तो जल्दी से आंसर कमेंट करेंगे भैया कौन सा इसका रहने वाला है। ठीक है, जल्दी से बताओ क्या आंसर इसका रहने वाला है। ठीक है भैया, क्या आंसर इसका रहने वाला? दोनों सही है, ए बी सी। जल्दी से एक बार बताओ, जल्दी से। इसमें है कि क्रिस्टल सॉलिड जो होते हैं, जो भैया क्रिस्टल ठोस होते हैं, जो क्रिस्टल ठोस होते हैं उसमें किस प्रकार का पैटर्न पाया जाता है? नियमित पैटर्न पाया जाता है। दूसरा, क्या इसमें पुनरावृत्ति मिलती है? क्या इसमें पुनरावृत्ति मिलती है? और ए और बी दोनों सही। जल्दी से बताओ, सभी का आंसर आया, बहुत बढ़िया, गजब एकदम। आंसर सी, क्योंकि कोई भी सॉलिड जो है, जो कोई भी सॉलिड है उसमें जो कोई भी हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो उसकी प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया था कि भैया कौन सा पैटर्न, दो पैटर्न तो इसमें रहते हैं भैया। 3D पैटर्न होता है, रिपीटेटिव पैटर्न रहता है, ठीक है भैया। और कौन सा पैटर्न रहता है? रेगुलर पैटर्न रहता है, रेगुलर पैटर्न रहता है। और इसमें चौथा पैटर्न कौन सा था? साइमेट्रिकल पैटर्न भी रहता है। कौन सा रहता है? साइमेट्रिकल पैटर्न, ठीक है भाई, साइमेट्रिकल पैटर्न। और इसमें होता है हमारा लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी होता है, इसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर। तो ये इसका मतलब, अब आप यहां से समझ गए होगे कि इतनी सारी जब इसकी ये प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो ठीक इसका आंसर अब क्या रहने वाला है? ऑप्शन सी। जल्दी से बताओ, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या तो ना है? जल्दी से बताएंगे भैया। जल्दी से बताओ भैया, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी? ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं एक बार। देखो इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे आपके जो मतलब आपके आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है, पर फिर भी मैं उन्हें बाद में डिस्कस करा दूंगा। जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें पहले डिस्कस करा रहा हूँ असाइनमेंट के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं भैया। जल्दी से बताओ, यूनिट सेल की क्या डेफिनेशन है? यूनिट सेल इज, यूनिट सेल के बारे में बताना, और ये वाला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है भैया। यूनिट सेल इज आपको बताना है इसका द, और कोई भी स्टूडेंट देख के ना बतावे, अपने माइंड से देखा है कि कितने उसके आंसर सही रहने वाले हैं, बाद में मुझे कमेंट करके बताइयो किसके कितने सही रहने वाले हैं, ठीक है। और सभी एक बार द थ्री डायमेंशनल आंसर बताना है सभी को कमेंट करके भैया। थ्री डायमेंशनल लेटिस, थ्री डायमेंशनल लेटिस विच ऑन, विच ऑन यानी कि एकांक कोष्ठिका का, एकांक कोष्ठिका के बारे में क्या पूछ रहा है? उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पूछ रहा है, एक बार देखेंगे। रिपीटेटिव, रिपीटेशन मेक्स, मेक्स द, कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिसमें मैं आपको मतलब ऑप्शन नहीं दूंगा, डायरेक्ट आपको ऐसे ही बताने रहेंगे भैया, ठीक है। क्योंकि आपको डायरेक्ट वन लीनियर जितना ज्ञान होगा आपको सारी चीजों के बारे में उतना ही पता रहेगा। द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ द थ्री डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल, और भैया सभी को कमेंट करना बहुत जरूरी है। विच ऑन कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस रिपीटेशन
रिपीटेशन मेक्स द कंप्लीट लेटिस, द कंप्लीट लेटिस। ठीक है भैया, एक बार जल्दी से बताएंगे। और सी ऑप्शन है भैया हमारा बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। ठीक है भैया, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो जल्दी से कमेंट करेंगे भैया सभी एक बार, क्या इसका आंसर रहने वाला है। ठीक है भैया, तो सभी का आंसर आया है, बहुत बढ़िया। सभी को एक बार भैया कमेंट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, सभी को कमेंट करना बहुत जरूरी है। जो भी क्लास ले रहे हैं, वो कह रहा है जो एकांक कोष्ठिका है वो किस तरीके की कोष्ठिका होती है। तो मैंने आपको क्या बताया था एकांक कोष्ठिका में, क्या बताया था भैया यूनिट सेल में। तो यूनिट सेल में मैंने आपको बताया था कि ये एक स्मॉलेस्ट सेल होती है। कैसी होती है, एक स्मॉलेस्ट सेल होती है, और जो रिपीटेटिव होती है, रिपीटेटिव पैटर्न में होती है, और रिपीटेटिव पैटर्न से एक पूरे लेटिस का निर्माण करती है। रिपीटेटिव पैटर्न से पूरे लेटिस का निर्माण करती है। तो जब आप पढ़ोगे द स्मॉलेस्ट यूनिट, तो स्मॉलेस्ट सबसे शुरुआत में मिल गया। ठीक है, ये लार्जेस्ट यूनिट था, ये तो होगा नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि यूनिट सेल जो है भैया वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, और रिपीटेटिव पैटर्न में वो क्या बनाती है, पूरा एक लेटिस बनाती है। ठीक है भैया, क्या बताया, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द 3 डायमेंशन लेटिस विच ऑन कंटिन्यूअस रिपीटेशन मेक द कंप्लीट लेटिस, यानी कि पूरा कंप्लीट लेटिस बनाती है और स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। बहुत बढ़िया, गजब, एकदम लाजवाब। ठीक है, फिर आगे चलते हैं और देखते हैं अगला पॉइंट। ठीक है, बाद में बातचीत करेंगे। ठीक है, अगला देखो भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है भैया हमारे हो, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे एक बार। अगर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ से 100% बनता है ये वाला क्वेश्चन। इन 3 टर्म्स में जो अब आपके आगे 3 टर्म्स आओगी, उसमें से क्वेश्चन जरूर बनता है। फॉर ए क्रिस्टल, फॉर ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर द कोऑर्डिनेशन नंबर, द कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर किस चीज को शो करता है, यानी कि उपसहसंयोजक संख्या किसे शो करती है। ठीक है भैया, तो ऑप्शन है आपके पास द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, नियरेस्ट नेबर एटम टू एन एटम, टू एन एटम। ठीक है भाई, दूसरा ऑप्शन है आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर में द हाफ ऑफ द डिस्टेंस, द हाफ ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है भैया, बिटवीन द सेंटर्स, बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू नेबरिंग एटम, नेबरिंग एटम, यानी कि उपसहसंयोजक संख्या किससे शो करती है, वो इसमें आपको बताना है। द डिस्टेंस, जल्दी से आंसर बताते रहो। द डिस्टेंस बिटवीन, अगर ऑप्शन में आपको दिखाई दे गया हो आंसर, तो आप आंसर बता सकते हो। द टू नेबरिंग, नेबरिंग एटम्स। ठीक है भाई, और डी है आपका ऑप्शन नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। जल्दी से आंसर बताएंगे भैया क्या रहने वाला है इसका। ठीक है, जल्दी से बताएंगे क्या आंसर रहने वाला है। सभी ने ज्यादातर ए आंसर बता दिया है, बिल्कुल सही बताया है। तो भैया कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब था कि पास की डिस्टेंस में कितने एटम उसे घेरे हुए हैं। ठीक है भैया, तो इसका आ जाएगा ये। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ कि भैया
यानी कि कोई भी पास, मान लो सपोज करो ये, मान लो ये 2 एटम है, ठीक है, और इस वाले का स्पेसिफाइड एटम है, तो इस वाले एटम को पास के कितने एटम घेरे हुए हैं, सराउंड करे हुए हैं, तो इस वाले केस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, यानी कि पास के ये वाला इसे टच कर रहा है। तो इस वाले केस में बताओ जल्दी से मुझे, चलो मैं एक केस बताता हूँ, जल्दी से बताओ इस वाले केस में कितने कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे, अगर इसे स्पेसिफाइड मान के चलूँ मैं, जल्दी से बताओ, अगर मैं इसे स्पेसिफाइड मान के चलूँ तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर करते हैं कि कौन सी, मतलब इस वाले स्पेसिफाइड एटम को कितने एटम टच करके घेरे हुए हैं। तो जल्दी से बताओ इसका कितना हो जाएगा, इस वाले स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन नंबर। बिल्कुल सही बताया, 4 रहेगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। कितना हो जाएगा इसका, 4 रहेगा भैया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहेगा, 4। 1 2 3 एंड 4। तो ठीक इसी प्रकार से उसने बता रखा, कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या शो करते हैं, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग एटम टू एन एटम, किसी भी एटम से कितने एटम पास में है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए आंसर। अच्छा यहाँ पे एक कंसेप्ट और मैं आपको बता दूं, एससी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है और बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है और एफसीसी का, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है भैया, जल्दी से सभी एक बार कमेंट करके बताओ। तो एससी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है भैया, 6। एफसीसी का कितना होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, 8। और एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 12। ठीक है भैया। तो कभी अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको कोऑर्डिनेशन नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जावे, तो आपको कुछ इस प्रकार से वहां पे चीजें बता देनी है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है उप सह संयोजक संख्या, उप सह संयोजक संख्या, उपसह संयोजक संख्या। ठीक है भैया। तो उपसह संयोजक संख्या का मतलब होता है कोई भी एटम कितने भी नियरेस्ट एटम से उसे घेरे हुए हैं। ठीक है भाई, आप सभी का यहाँ तक आ गया होगा आंसर, जल्दी से बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना हो किसी को भी। एक बार मैं आपका कमेंट देख लेता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया, जल्दी से, यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना हो किसी को भी। ठीक है, अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। काफी अच्छा क्वेश्चन आ रहा है अगला। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, जल्दी से बताओ, क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा आया अब की बार आपके अकॉर्डिंग। चलो पहले देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन था 3rd, अब क्वेश्चन कौन सा हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। ठीक है, वो बता रहा है फॉर ए क्रिस्टल, फॉर ए क्रिस्टल, फॉर ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर, फॉर ए क्रिस्टल स्ट्रक्चर द एटॉमिक रेडियाई, द एटॉमिक रेडियस इज, यानी कि किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एटॉमिक रेडियस कितनी क्या होती है, यानी कि परमाणु त्रिज्या या क्या होती है भैया, द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ नियरेस्ट, नियरेस्ट नेबरिंग, नियरेस्ट नेबरिंग एटम। क्या ये पहला होगा या नहीं होगा, जल्दी से बताओ, ये तो किसी और की डेफिनेशन है या इसी की है, जल्दी से बताओ। बी पॉइंट है इसका, हाफ द हाफ ऑफ द डिस्टेंस, half of the distance between the center, between the center of two neighboring atom, two neighboring atom। ठीक है, और सी पार्ट है इसका, द डिस्टेंस बिटवीन, द डिस्टेंस बिटवीन center of the, center of the neighboring two neighboring
एटम टू नेबरिंग एटम्स, ठीक है। और डी ऑप्शन है आपका नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। जल्दी से बताओ क्या आंसर रहने वाला है भैया इसका, जल्दी से बताओ भैया क्या आंसर रहने वाला है। सभी ने ज्यादातर आंसर दे दिया है भैया, सभी ने आंसर बताया है बी ऑप्शन। देखते हैं भैया क्या बी ऑप्शन सही है। तो भैया किसी की भी एटॉमिक रेडियस का मतलब होता है, मान लो भाई सीधी सी बात है, रेडियस का तो मतलब ही हाफ होता है। तो जिस किसी भी ऑप्शन में हमें हाफ दिखाई देगा वो वाला ही ऑप्शन हमारा कैसा रहेगा, वो कह रहा द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू नेबरिंग एटम, ठीक है भाई। ये इस प्रकार से, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना होगी, यानी कि परमाणु त्रिज्या के बारे में पूछ रहा तो आधी वाला केस तो आराम से पता चल गया होगा आपको। जल्दी से बताओ यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं भैया, अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा चलेगा भैया हमारा, और अब क्वेश्चन नंबर चलेगा हमारा 5। क्वेश्चन है हमारा 5। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। देखते हैं भैया क्वेश्चन क्या रखा। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन से है क्वेश्चन, एटॉमिक पैकिंग एपीएफ से। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन इज, यानी कि एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है वो पूछ रहा है आपसे। द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स टू एन एटम, ठीक है भाई। और इसका बी पार्ट है हमारा द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द टू नेबरिंग एटम्स, ठीक है भाई। जल्दी से बताओ क्या ये है। और सी है हमारा द रेशो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द एटम ऑक्युपाइड या ऑक्युपाइंग द यूनिट सेल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल ठीक है। और डी ऑप्शन है भैया हमारा नन ऑफ द अबव, ठीक है भैया। जल्दी से इसका आंसर बताएंगे एक बार सभी, ठीक है भाई, आंसर बताएंगे सभी एक बार इसका। अच्छा कुछ बच्चों ने आंसर दिया है भाई, कुछ बच्चों ने आंसर दिया है भैया, सी दिया है, ठीक है। देखो भाई एपी इसे बोलते हैं शॉर्ट में, इसे बोलते हैं एपीएफ, और इसे बोलते हैं हिंदी में संकुलन क्षमता। इसका मतलब क्या होता है कि कौन किसी को कितना गैदरिंग करे हुए है। द रेशो, देखो आपने आंसर बताया सी, इसका बिल्कुल सही बताया। द रेशो ऑफ द, पहले ऑप्शन को देखते हैं। द नंबर ऑफ नियरेस्ट, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। द डिस्टेंस बिटवीन, ये भी बिल्कुल भी नहीं है। द रेशो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द एटम ऑक्युपाइंग, यानी किसी भी एटम में कितनी यूनिट सेल एक जगह है, ठीक है। तो कहने का मतलब है, अच्छा एक बात बताओ, एससी का एपीएफ कितना होता है, जल्दी से बताओ। एससी का एपीएफ कितना होता है, जल्दी से कमेंट करो भैया। बीसीसी का एपीएफ कितना होता है, कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो। और एससी उसका एफसीसी का कितना होता है एपीएफ, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करेंगे भैया, ठीक है भाई। और यहाँ पर डायमंड का भी बताएंगे कितना रहेगा, डायमंड का भी एपीएफ बताएंगे कितना रहेगा, ठीक है भैया, जल्दी से। अच्छा कुछ बच्चों के आंसर आए हैं भैया, सही बताए हैं, कुछ का देखते हैं भाई।
एससी का एपीएफ कितना होता है, पहले एससी का बताओ भैया। ठीक है, एससी का 52, बिल्कुल बहुत बढ़िया है, 52% होता है। बीसीसी का कितना बताया आपने सभी ने, 68% होता है। ठीक है भैया, और एफसीसी का कितना बताया आपने भैया, एफसीसी का जल्दी से कमेंट करो जल्दी से, एफसीसी का कितना होता है भैया, जल्दी से बताओ एफसीसी का। ठीक है, 74% सही बताया है। चलो डायमंड का एपीएफ बताओ कितना होता है, डायमंड का बताओ भैया जल्दी से, डायमंड का एपीएफ बताओ जल्दी से सभी, डायमंड का एपीएफ कितना होता है। ठीक है, तो डायमंड का याद रखना 34% होता है, कितना होता है 34%। अच्छा, एपीएफ का मतलब अब हिंदी में और समझ लो एक बार, मैं आपको ये टर्म्स तो आपकी, ठीक है। देखो भाई, अगर मैं आपसे कह लगूं एससी का एपीएफ कितना है, हमारे पास एससी का एपीएफ है भैया 52%। तो 52% में अगर मैं आपसे कह लगूं कितने वॉइड्स हैं, कितने वॉइड्स हैं एससी में, एससी में कितने परसेंट वॉइड्स हैं, वॉइड्स का मतलब है खाली स्थान, स्पेस है, वर्ड्स को बोलते हैं स्पेस, खाली स्थान। तो आपको आंसर बताओ क्या रहने वाला है खाली स्थान में इसका, एससी का एपीए, एससी का में कितने परसेंट वॉइड्स हैं, जल्दी से बताओ, देखना चाहूंगा मैं कितने किसका आंसर आओगा। एससी में कितना, भाई एससी का एपीएफ तो हो गया 52%, तो एससी में वॉइड्स कितना, खाली स्थान कितना है, कमेंट करो जल्दी से बताओ भैया। बिल्कुल सही बताया एक बच्चे ने, जल्दी बताओ, और बताओ, और बताओ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जल्दी और बताओ, बिल्कुल सही। इसका मतलब है एससी जो इसमें से 100 में 52% हिस्सा तो भरा हुआ है, लेकिन 148% हिस्सा कैसा है, वॉइड्स के फॉर्म में है, कैसा है, खाली है। ठीक है, समझ में आ गया सभी को जल्दी से। तो अब मुझे ये बता दो, डायमंड में डायमंड का एपीएफ 34% है, तो वॉइड्स कितने हैं, खाली जगह कितनी है, स्पेस कितना है डायमंड में, जल्दी से बताओ भैया, वॉइड्स कितने हैं, खाली स्थान कितना है, जल्दी, डायमंड में जल्दी बताओ। 66 बताया एक बच्चे ने। ठीक है, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। तो समझ गए आप, इसका मतलब एपीएफ का मतलब है, एपीएफ का मतलब है इतने परसेंट तो हिस्सा भरा हुआ है, लेकिन अगर 100 में से आप उस हिस्से को हटा दो तो क्या निकल के आ जाएंगे, वॉइड्स निकल के आ जाएंगे, खाली स्थान निकल के आ जाएंगे। ये वाली बात आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है। तो यही डेफिनेशन में यही बात तो बनी है, द रेशो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द एटम, यानी कि किसी भी एटम का कितने परसेंट रेशो, ठीक है, ऑक्युपाई करा हुआ है टोटल उसको, यूनिट सेल से कितना भरा हुआ है हिस्सा इसका। ठीक है, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत समस्या हो ना, सभी थंब कर दो एक बार, फिर आगे चलते हैं। जल्दी से सभी एक बार थंब कर दो, फिर आगे चलते हैं। आपको यहाँ तक की कहानी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी भैया। ठीक है, आपको यहाँ तक की कहानी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, थंब कर दो भैया एक बार सभी, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं भैया। क्या आपको अब क्वेश्चन कर पा रहे हो आप, जल्दी से बताओ, क्या क्वेश्चन कर पा रहे हो, जो सी चीज मैंने आपको दी थी, नोट्स लिखाए थे, उनकी हेल्प से आप क्वेश्चन कर पा रहे हो अपने, जल्दी से बताओ। तो क्वेश्चन है आपका, क्रिस्टल आर ऑफ 7 टाइप, क्रिस्टल आर ऑफ 7 टाइप्स। ठीक है, यानी कि 7 तरीके के क्रिस्टल है, एंड द एंड द नंबर ऑफ ब्रेवेसलेटिस formed formed by, यानी कि ये 7 कितने पॉइंटों से बने होंगे, जल्दी से ऑप्शन के बना ही इसका आंसर दे दो जल्दी सभी। ठीक है, जल्दी से आंसर दे देंगे,
ठीक है, जल्दी से आंसर दे देंगे इसका। ठीक है, क्या रहने वाला है, जल्दी से कमेंट करो भैया, जल्दी से आंसर इसका। एक बच्चे का आया अभी तक, जल्दी से कमेंट करो। ठीक है, जल्दी से बताओ। आप सभी का आंसर आया है भैया कितना, 14। बिल्कुल सही आंसर आया आप सभी का, बिल्कुल सही आया है भैया। एक बात बताओ, 3D में 3D में कितनी स्ट्रक्चर होती है, 3D में कितने टाइप की स्ट्रक्चर्स आप बना सकते हो, तो आप कहोगे 7 टाइप की स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कितने लेटिस ब्रेविस लेटिसों से, तो 14 ब्रेविस लेटिस से, 14 ब्रेविस लेटिस से। ठीक है भैया। और दूसरी, अगर 2D में कितने टाइप की स्ट्रक्चर बन सकती है, तो 2D की बस स्ट्रक्चर पूछता है आपसे, पॉइंट नहीं पूछता। ठीक है भाई, 2D में 5 तरीके की स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, मैंने आप सभी को लास्ट टाइम पे बता भी दिया था बहुत बढ़िया तरीके से। तो जल्दी से बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना, क्वेश्चन नंबर 6 तक जल्दी से बताओ, और अगले का बहुत अच्छे तरीके से आप आंसर दे दो। तो क्वेश्चन नंबर है आपका, चलो मैं इसी के साथ ऐड कर देता हूं यहीं पे, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, और आंसर देंगे सभी। ठीक है, क्वेश्चन है, इन 2 डायमेंशन, यानी 2 डायमेंशन में द टाइप ऑफ लेटिस, द टाइप ऑफ लेटिस, द टाइप ऑफ लेटिस इज, कितने तरीके के रहेंगे भैया। ऑप्शन है आपके पास 2, 5, 7 और 9। तो आपको ऊपर मिल गया होगा यहीं पे आंसर, तो इसका आंसर कमेंट करो जल्दी से, जल्दी से कमेंट करो भैया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बता दो, इसका आंसर हो जाएगा 5, ऊपर ही आपको बता गया मैं। ठीक है भैया, चलो आगे चलते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है भाई, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी। ठीक है, बहुत बढ़िया, गजब, एकदम लाजवाब। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है भैया, तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, मिलर इंडिसिस आर, मिलर इंडिसिस आर, मिलर घातांक क्या है वो बताना आपको। ठीक है भैया, तो आपको पहला ऑप्शन दे रखा है द इंटरसेप्ट, द इंटरसेप्ट, द इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन। भैया सभी कॉपी लेके जरूर बैठा करो। ठीक है, आप इसके ये नोट पॉइंट तो जरूर ही लिख ले मैं। ठीक है भैया, आप ये जो मैं बीच बीच में नोट पॉइंट लिखवाता हूँ, ये तो आप जरूर ही लिख लो। ठीक है, आपको ये ऑप्शन का तो पीडीएफ मिल ही जाएगा बाद में, और आपको ये सारी कहानी मिल ही जाएगी, पर आप ये बीच बीच के जो नोट पॉइंट रह कर है, इन्हें साथ साथ मेरे याद करते चलो। ठीक है, ऑन द क्रिस्टल, ऑन द क्रिस्टल एक्सिस, क्रिस्टल एक्सिस, और सी ऑप्शन है इसका, 3 इंटीजर्स, 3 इंटीजर्स which which represented a set of parallel lines, set of parallel lines या parallel plane, sorry parallel planes in a crystal, in a crystal, और डी ऑप्शन है इसका भैया, none of these, none of the above। तो मिलर घातांक में बताओ जल्दी से क्या आंसर रहने वाला है इसका, जल्दी से बताओ भैया क्या आंसर रहने वाला है इसका। ठीक है, एक बच्चे ने आंसर दिया है अभी, और देखते हैं एक बार। देखो भाई, मिलर इंडिसेस क्या होते हैं, मान लो कोई भी हमारे पास ये क्रिस्टल है, मान लो ये हमारे पास कोई भी एक क्रिस्टल है,
इस प्रकार से मान लो एक क्रिस्टल पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी पैरेलल लाइंस बनती है, और मान लो ये इस तरीके से ये पैरेलल लाइन बनी, ये पैरेलल लाइन बनी, ठीक है भैया, ये पैरेलल। तो जो ये पैरेलल लाइन ने जो कवर अप करा है, इसे पैरेलल प्लेन बोल दिया मैंने, क्या बोल दिया, पैरेलल प्लेन बोल दिया। तो हमारी ये पैरेलल लाइंस कुछ इस प्रकार से भी तो हो सकती है भैया, कुछ इस प्रकार से भी तो हो सकती है। कैसे हो सकती है, ऐसे भी तो हो सकती है, ये भी तो पैरेलल का काम कर रही है, ये भी आपस में पैरेलल लाइंस है, तो ये पैरेलल प्लेन कंडक्ट कर रही है। ठीक इसी प्रकार से ऐसा भी तो हो सकती है, ये भी तो हमारी पैरेलल लाइंस ही है। तो इन्हें पैरेलल प्लेन को शो करने के लिए जो ये हमने पैरेलल प्लेन बनाए हैं, ये पैरेलल प्लेन बने हैं पैरेलल लाइंस की वजह से, जो प्लेन बने हैं, इन्हें शो करने के लिए हमें तीन HKL की जरूरत पड़ी। किसकी जरूरत पड़ी, HKL की जरूरत पड़ी इन पैरेलल प्लेन को सॉल्व करने के लिए, बताने के लिए। तो उन्हें क्या कहा गया भैया, मिलर इंडिसेस बोला गया, मिलर घातांक बोला गया। ठीक है भैया, क्या बोला गया, मिलर इंडिसेस बोला गया, मिलर घातांक बोला गया। तो क्या आंसर रहने वाला, 3 द इंटीजर्स ऑफ द प्लेन ऑफ द क्रिस्टल एक्सिस। ये तो नहीं होगा, क्रिस्टल एक्सिस तो से तो नहीं है, द रेसिप्रोकल ऑफ द प्लेन ऑन द क्रिस्टल एक्सिस, रेसिप्रोकल में 3 इंटीजर्स यहाँ पे मिल गया, रिप्रेजेंट द सेट ऑफ पैरेलल प्लेन इन द क्रिस्टल। यानी कि किसी भी क्रिस्टल में पैरेलल प्लेन को 3 इंटीजर जो रिप्रेजेंट करें, उन्हें क्या कहेंगे भैया हम, मिलर इंडिसेस। तो हमारा आंसर क्या हो जाने वाला है, सी। जल्दी से बताओ, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत समस्या तो ना हुई, ठीक है। फिर आगे चलते हैं भैया, फिर आगे चलते हैं। चलो मिलर इंडिसेस के क्वेश्चन ही ले लेते हैं एक दो और। ठीक है भाई, चलो मिलर इंडिसेस के ही क्वेश्चन ले लेते हैं एक दो और, क्योंकि ये कंसेप्ट आ गया है। तो एक बार मिलर इंडिसेस के ही क्वेश्चन ले लेते हैं एक साथ, ठीक है भैया। तो क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाना है क्वेश्चन नंबर 9। मिलर इंडिसेस के क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो मिलर इंडिसेस के ही क्वेश्चन ले लेते हैं कुछ, ठीक है। जल्दी जल्दी से बताना स्टार्ट करते रहिए कि भैया हमारे मिलर इंडिसेस क्या हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसमें दे रखा है, ए सेट ऑफ, 3-4 क्वेश्चन लिख देता हूं मैं एक साथ। इंटरसेप्ट अलोंग एक्सिस आर, ए दे रखा है, 2 भी दे रखा है, और इनफाइनाइट। इतना सॉल्व करके आप आंसर बता दियो भैया। देन मिलर इंडिसेस क्या हो जाएंगे इसके, मिलर इंडिसेस क्या हो जाएंगे, मिलर इंडिसेस विल बी क्या हो जाएंगे, जल्दी से देखो एक बार। 120, बी 210, सी 001। आंसर जल्दी से कमेंट करके बताओ भैया क्या रहने वाला है इसका, 002। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का। फिर क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 10 का क्या रहेगा, जल्दी से कमेंट करते रहिए भैया, ठीक है। द सेट ए सेट ऑफ इंटरसेप्ट्स along axis are a/2, b, c। देन इसके निकाल लो भैया इतने जल्दी से। देन मिलर इंडिसेस विल बी, तो ए ऑप्शन दे रखा भैया 211, बी दे रखा है हमें 1/2, 1 और 1 इस कुछ इस तरीके से, और सी ऑप्शन दे रखा भैया हमारा 122, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है, सभी एक बार कमेंट करके बताते रहो आंसर इनके सभी के। और क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास में, पैरेलल टू x and y axis, the Miller
द मिलर इंडिसेस विल बी, क्या रह जाओगे इनके आंसर जल्दी से बताओ पैरेलल लाइन के? 1 1 0 0, बी हो जाना है इसका 0 0 1, सी हो जाना है 0 0 0 1 1, और डी बताना है इसका नन ऑफ दिस। जल्दी से आंसर कमेंट करो भैया, ठीक है, जल्दी से आंसर कमेंट करो। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 का बताओ आंसर कितना रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 का। टेन का चलो इन्हें चेकआउट करके देखते हैं एक बार जल्दी जल्दी से, ठीक है, एक बार चेक करके देखते हैं जल्दी जल्दी से। देखो भाई, अगर मैं इसको लेकर चलूं तो इसके कोफिशिएंट कितने होंगे भैया हमारे? 1 2 और इनफाइनाइट होंगे। इसका उल्टा करा 1/1, इसका उल्टा करा 1/2, इसका उल्टा करा 1/इनफाइनाइट, ठीक है। तो इसका 1/1 और 1/2, इसका 1/0 1/0 कुछ इस प्रकार से। तो इसका बन गया होगा हमारा 1/1 1/2 और 0/1, ठीक है भैया। और इसको क्या करना रहा होगा, सबको इक्वल करना रहा होगा। तो यहाँ 2/2, तो यहाँ 1/2 और यहाँ 0/2। तो क्या बन गया होगा आंसर जल्दी से देखो पहले वाले का। तो पहले वाले का आंसर क्या बना होगा? 210। जल्दी से बताओ क्या ये कुछ बच्चों का आंसर आया था, जल्दी से बताओ। अब 90 वाले का आ गया आंसर सही, कुछ बच्चों ने गलत आंसर दिया था, जल्दी से बताओ देखता हूं मैं आंसर आपने क्या क्या दिए हैं। 90 का ज्यादातर सभी स्टूडेंटों ने 90 का ए दे रखा है। देखना एक बार क्या 90 का बी आ गया सभी का, जल्दी से बताओ भैया। क्या 90 का बी आ गया? यस लिख दो एक बार सभी जिसका आया हो। जल्दी से बताओ, ये गड़बड़ थी। देख लो एक बार क्वेश्चन, देख लो एक बार भाई। सबसे पहले हमें मिलर इंडिसेस में क्या लेने होते हैं, इनके कोफिशिएंट लेने होते हैं 1 2 और इनफाइनाइट, फिर उनका रेसिप्रोकल करना होता है। रेसिप्रोकल कर दिया, इनफाइनाइट को 1/0 लिख सकते हैं, ये गया ऊपर। इनके हमने एक टर्म्स को कैसे बना लो, इक्वल बना लो, तो 210 ना बने इसके। जल्दी से बताओ अब आगे समझ में, क्या 210 आ गया सभी का? अगले वाले का बताओ 10वें का कितना आएगा, 10वें का बताओ जल्दी से क्या आया आंसर, आपने क्या दिया मैं एक बार देख लेता हूं। 10वें का आंसर बताओ क्या आया आपका। 10वें का एक बच्चे ने दिया है, एक बच्चे ने 10वें का ए, जल्दी से बताओ दोबारा से बताओ 10वें का क्या आया, 10 वाले का क्या आया आंसर, जल्दी से बताओ 10 वाले का क्या आया आंसर। चलो निकाल कर दिखाता हूं मैं 10 वाले का। देखो इसका कोफिशिएंट लिख लो पहला 1/2, 1 और 1, और इनका रेसिप्रोकल कर लो। रेसिप्रोकल इसका 2 हो जाएगा, इसका 1/1 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 1a हो जाएगा। तो भैया इसके नीचे भी ये तो बिल्कुल क्लियर है आपका, ए ऑप्शन हो जा रहा है। जल्दी से इस वाले का आंसर बताओ जल्दी से। आपने इसका क्वेश्चन नंबर 11 का क्या आंसर दिया है भैया, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ इसका 11वें का आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है भाई, 11वें का आंसर बताओ जल्दी से क्या आया। 11वें का बताओ जल्दी से आंसर क्या आया सभी। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर दिया है, 11वें का आंसर हो जाएगा बी। कैसा हुआ है कि जब भी वो पैरेलल बोल रहे हैं, जब भी वो पैरेलल बोल रहे हैं तो मिलर इंडिसेस वैसे पैरेलल को ही शो करते हैं, लेकिन उसका पैरेलल में तो वे खुद है। तो पैरेलल एक्स का पैरेलल यानी कि 0 और वाई का पैरेलल यानी कि 0, ठीक है भैया। और इसका यानी कि ऐसा मान के चलो पैरेलल ये किसे शो कर रहे होंगे,
ये इनफाइनाइट टर्म्स को शो कर रहे होंगे, ठीक है भैया। कैसे शो कर रहे होंगे, इनफाइनाइट टर्म्स को जेड का ना दे रखा तो उसका एक, तो क्या बन जाओगे, जब भी ये कुछ इस प्रकार से देवा कि एक्स का पैरेलल क्या बनेगा इनफाइनाइट, वाई का पैरेलल इनफाइनाइट, और उन सब के मिलर इंडिसेस क्या बनेंगे 0 0 1, ठीक है भैया। तो ये इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। जल्दी से बताओ कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी, क्या सभी का ये आंसर आ गया, जल्दी बताओ, एक बार सभी थंब कर दो, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको। फिर आगे चलते हैं, कुछ के मिलर इंडिसेस और निकालते हैं, ठीक है भैया। एक बार सभी थंब कर दो, कोई दिक्कत समस्या ना आए तक किसी को भी, जल्दी से बताओ किसी को भी कोई दिक्कत समस्या तो ना है यहाँ तक। बहुत बढ़िया, गजब लाजवाब एकदम। चलो क्वेश्चन नंबर हम पहुंचते हैं 12 पे, मिलर इंडिसेस का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे, ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, क्या कह रखा है उसने क्वेश्चन में, फोर प्लेन्स फोर प्लेन्स ऑफ मिलर इंडिसेस, मिलर इंडिसेस 3 to 6 represented represent वो सॉरी 3 to 6 the intercepts on the axis, ठीक है, विल बी, यानी कि अब की बार मिलर इंडिसेस दे दिए और आपसे इनकी टर्म्स पूछ रहा कि सबसे शुरुआत में ये क्या क्या थी, 3A 2B 6C, यानी कि उल्टा प्रोसेस कर देना है, ठीक है। ऑप्शन को लेकर कर दो, ऑप्शनों को लेकर जो यो मिल जा ऑप्शनों से कर दो जल्दी से, ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शनों से उड़ा दियो, ठीक है भैया, ऐसे क्वेश्चनों को आप ऑप्शनों से उड़ा दियो। जल्दी से बताओ क्या आंसर हो जाना है इसका, ठीक है भाई। और अगला क्वेश्चन है हमारा इसी से रिलेटेड, बिल्कुल सेम टू सेम जैसा ऊपर करके आए थे हम, पैरेलल टू वाई एंड जेड एक्सिस, द मिलर इंडिसेस द मिलर इंडिसेस विल बी, क्या हो जाने हैं इसके, देखो एक बार ध्यान से, जल्दी से बताओ क्या आंसर हो जाना है इनका सभी का, ठीक है भाई, जल्दी से बताओ। जल्दी बताओ सभी आंसर इसके, ठीक है। आई होप बिल्कुल सही बताए हैं, बिल्कुल आपने एकदम बढ़िया। एक बार चेकआउट देखो, कभी भी ऐसे क्वेश्चन को करना हो तो आप इनके ऑप्शनों को सिलेक्ट करके देख लो, आप इस ऑप्शन को लेकर चलोगे ना, आप बी के ऑप्शन को लेकर चलोगे तो आप ये मिल जाएगा आपको मिलर इंडिसेस में, यही आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है वो पैरेलल टू वाई और जेड एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू वाई और जेड एक्सिस, वाई और जेड के 0 हो जाने चाहिए, वैसे तो इनफाइनाइट टर्म से मिलेंगे तो 0, लेकिन एक्स का थोड़ी ना, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जल्दी से बताओ सभी का, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या तो ना है, मिलर इंडिसेस के कंसेप्ट को आप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, कोई दिक्कत समस्या ना है, ठीक है भाई। जल्दी से बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना है किसी को भी, बहुत बढ़िया लाजवाब गजब एकदम। चलो अब मैं आपको एक बहुत जल्दी जल्दी कोऑर्डिनेशन नंबर का कंसेप्ट पे आते हैं, ठीक है। ये तो वन लीनियर में बता देना आप सभी आंसर, ठीक है, वन लीनियर बता देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 मेरे लिखने से तुरंत बाद ही वन लीनियर है, ऑप्शन नहीं दूंगा इनमें। क्वेश्चन नंबर 14,
क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, 15, क्वेश्चन 16, क्वेश्चन 17, क्वेश्चन 18 और क्वेश्चन 19, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, सभी को आंसर एक साथ आंसर देना है, इनका मतलब ऐसा नहीं है सभी का 14 से लेकर 20 तक की चीजों को टाइप करना है एक साथ। ठीक है, अलग अलग मत ना दियो कोई भी स्टूडेंट। ठीक है, जल्दी से बताना है। द कोऑर्डिनेशन नंबर, द कोऑर्डिनेशन नंबर, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एससी, इसका आंसर बताना है। और द डिस्टेंस between, the distance between two neighboring atom in FCC, in FCC। ठीक है भैया, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ BCC, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ BCC। ठीक है, द atomic radius, the atomic radius of BCC lattice is, BCC lattice is। ठीक है भैया, the atomic radius, the atomic radius of simple cubic lattice is, ठीक है भाई। अगला कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 12, इसका होता है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 12 किस लेटिस का होता है। ठीक है, द नंबर ऑफ एटम, द नंबर ऑफ एटम इन NaCl, इन NaCl। जल्दी जल्दी कमेंट करते चले जाओ आंसर क्या बनकर चला जा रहा, जल्दी से। ठीक है भैया, जल्दी से बताते चले जाओ भैया आंसर क्या रहा, सभी एक बार जल्दी जल्दी बताओ भाई सभी।
और आंसर मैच करते रहो सभी। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एससी, कोऑर्डिनेशन नंबर एससी का क्या होता है 6। मैच करते रहो भाई सभी, एक बार जल्दी से मैच करते रहो। जो नॉर्मल है पहले उन्हें बताता, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बीसीसी तो कितना होगा भाई इसका 8। ठीक है, 12 किसका होता है एफसीसी का, इसका कितना होता है 4। द कोऑर्डिनेशन कौन सा नेक्स्ट, द एटॉमिक रेडियस ऑफ a/2, जल्दी से बताओ द एटॉमिक रेडियस ऑफ बीसीसी लेटिस इज, द एटॉमिक रेडियस बीसीसी लेटिस इज कितनी हो जाएगी इसकी √3a/4। ठीक है, और द डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग डिस्टेंस किसकी, द डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग एटम इन एफसीसी, द डिस्टेंस between two neighboring atom in FCC, the distance between two neighboring of FCC, a/√2। जल्दी से बताओ सबके ठीक है, जल्दी से बताओ सभी के ठीक है क्या, जल्दी से जल्दी बताओ सभी के ठीक है क्या। 14वें का छठा और 15वें का a/√2, 8, 17वें का √3a/4 और a/2 सभी के ठीक है, जल्दी बताओ सभी के ठीक थे। लास्ट वाले का चेक कर लो, द नंबर ऑफ एटम इन NaCl, जल्दी से बताओ एक बार सभी, क्या 4 नहीं लिखवाया था, जल्दी से बताओ क्या 4 नहीं लिखवाया था, सभी बताओ क्या नोट्स में 4 नहीं लिखवाया था, एक बार चेक करो भाई सभी। कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। ठीक है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर है भैया, ये है द नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम वो कोऑर्डिनेशन नंबर था Na का, Na1 पॉजिटिव का और उसका। ठीक है, कोई दिक्कत तो ना किसी को भी, यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत तो ना किसी को भी, क्लियर है यहाँ तक के 20 तक के क्वेश्चन। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी बताओ यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना किसी को भी। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, 20 तक हो गया भाई। आगे चलते हैं अब जल्दी से, इनका क्वेश्चन नंबर 21, इनके भी वन लीनियर बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27, इनके सभी के बताने, और क्वेश्चन नंबर 28 तक के। ठीक है भैया, इन सभी के बताने हैं, सभी को आंसर। ठीक है भाई, आसान है, कोई दिक्कत ना है। एससी का एपीएफ, ठीक है भाई, एससी का एपीएफ बताना है, पीसीसी का एपीएफ, एफसीसी का एपीएफ, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ NaCl, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ NaCl। ठीक है भाई,
और आपको बताना है नंबर ऑफ एटम इन CsCl। ठीक है, ठीक है भाई। और इसका बताना है रेसिप्रोकल लेटिस ऑफ FCC। ठीक है भाई। और रेसिप्रोकल लेटिस ऑफ BCC, रेसिप्रोकल लेटिस ऑफ BCC। ठीक है। और रेसिप्रोकल लेटिस जो रेसिप्रोकल लेटिस वेक्टर कैपिटल G वेक्टर किसके इक्वल होता है? ठीक है भाई, कैपिटल G वेक्टर किसके इक्वल होता है? जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कैपिटल G वेक्टर का, वो बताना है सभी को इसका आंसर। ठीक है भैया, जल्दी जल्दी बताएंगे इनका सभी के आंसर। इक्कीस का 52, 22 का 68, 23 का 74, 26 का 6, 24 का 6। और बताओ जल्दी जल्दी। ठीक है, औरों के आंसर लिखो जल्दी जल्दी। पच्चीसवे का 2। ठीक है, कुछ बच्चों का सही आंसर आ रहे हैं भाई। 25वें का 2, 26वें का BCC। ठीक है, चलो लिखते रहो अभी आगे और मैच करके बताना सभी। एक बार लिखने सभी को है भैया आंसर, आंसर लिखने सभी को है। इसका APF मैं आपको पहले ही बता चुका 52% होता है भैया इसका। इसका मैं आपको पहले ही बता चुका 68% होता है। इसका मैं आपको पहले ही बता चुका 74% होता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मैं आपको पहले ही बता चुका 2, नंबर ऑफ एट वो 6, इसमें 2। और FCC का रेसिप्रोकल लेटिस होता है BCC। और BCC का क्या होता है भैया? BCC किसका होता है? FCC का। और G वेक्टर की वैल्यू होती है H कैपिटल A वेक्टर, K कैपिटल B वेक्टर, H K L L C वेक्टर। क्या सभी के आंसर सही है? जल्दी बताओ, क्या सभी के आंसर सही है? 25 का बता दो। ठीक है, बता दिया। जल्दी से बताओ, क्या सभी के आंसर सही है भैया? जल्दी से एक बार थम करके बताओ, क्या सभी के आंसर सही है? क्या सभी के बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक? जल्दी से बताओ, सभी के आंसर क्लियर है यहाँ तक? आपका क्लियर हो रहे हैं भाई सब? आप अच्छे से जो आपने नोट्स बनाए थे, क्या आपको उसमें से क्वेश्चन कर पा रहे हो सभी आप? जल्दी से बताओ।
मैं एक बार देख लेता हूँ कितने बच्चे प्रेजेंट है। बीसीसी में नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? कहाँ है बीसीसी, कहाँ पे लिखवाया है बीसीसी? बीसीसी में नंबर ऑफ एटम तो मैंने कहीं लिखवाया भी नहीं है भाई। अच्छा, नंबर ऑफ एटम वो तो बीसीसी का अलग होता है, टू होता है वो तो। पर यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है वो, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है वो। अच्छा, टू होते हैं, टू टू टू। ठीक है ठीक है, दो होते हैं दो। देखो भाई, उसमें एससी में नंबर ऑफ एटम एक होता है, बीसीसी में दो होते हैं, और एफसीसी में वो होते हैं चार। ठीक है, चलो मैं अलग से भी अब बता रहा हूं। चलो 28 हो गया हमारा, 28। चलो क्वेश्चन नंबर 29 यही लिख देता हूं मैं। चलो क्वेश्चन नंबर 29 भी यही लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन आपका 30, क्वेश्चन आपका 31, क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम इन एससी। जल्दी से आंसर लिखते रहो भाई सभी। नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम इन बीसीसी, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम इन एफसीसी। जल्दी से बताओ सभी एक बार, क्या आंसर रहने वाला है भैया इसका? जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या आंसर रहने वाला है सभी का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख लेना भाई सभी। ठीक है, तो इसका कैसे निकालते हैं? 1/8 मल्टीप्लाई 8 करके, तो इजिकल टू 1 होता है। तो इसका इसका कैसे निकलता है? 1/8। ये तो कोने के हो गए, और एक मिड में भी रखा हुआ होता है, तो इसका 2। तो ऐसी इसमें कोने पे तो रखे हुए होते हैं, लेकिन इसका फेज पे भी रखा हुआ होता है, यहाँ पे 4 आएगा इस प्रकार से। जल्दी से बताओ, किसी को कोई दिक्कत समस्या तो ना है किसी को भी? ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन एक बार ये भी कमेंट करके बताओ इस वाले क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, 32 का, ई की पावर आई जी वेक्टर डॉट टी वेक्टर। आंसर कमेंट करो क्या आएगा इसका? आंसर कमेंट करेंगे भैया क्या आएगा इसका। ठीक है भैया, और फिर क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 33, और क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 34, 34, और क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 35। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करो भैया, कितना रहने वाला है? सभी को करना था भैया, कुछ बच्चे रह गए हैं। जल्दी बताओ क्या आंसर रहने वाला है भैया इसका। अच्छा, कुछ बच्चों ने बताया 2πn। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका आंसर रहने वाला है भैया एक। इसका आंसर होता है एक। ठीक है, इसका आंसर होता है एक। चलो कुछ और क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम गजब। आपको बताना है कौन से मेथड से कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एंजाइम निकालते हैं। ठीक है भाई, विच विच मेथड, विच मेथड हैज बीन यूज्ड, हैज बीन यूज्ड in the determination in the determination of the configuration of enzyme। यानी कि एंजाइम का अभिविन्यास किस मेथड से निकाला जाता है? 3 मेथड बताए थे भैया मैंने आपको। जल्दी से बताओ किसके द्वारा करा जाता है, जल्दी से। ठीक है, जल्दी से बताओ भैया, कॉन्फ़िगरेशन का किसका, एंजाइम का कॉन्फ़िगरेशन किस मेथड से निकाला जाता है? जल्दी से बताओ।
एक बच्चे का आंसर आया अभी तक, जल्दी से बताओ क्या रहने वाला है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका कि पाउडर मेथड किसने दिया था, डेवलप करा था। पाउडर मेथड ऑफ क्रिस्टल एनालिसिस वाज डिवाइस्ड बाय, ठीक है भैया। ठीक है, जल्दी से बताओ पाउडर मेथड किसने दिया था, जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई जल्दी से, पाउडर मेथड किसने दिया था। और आपको बताना है, चलो इसका बताओ आंसर, पहले इनके बताओ आंसर। इस वाले का 33 का आंसर रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड, बिल्कुल सही बताया आपने। क्या आंसर हो जाओगा, यानी कि अगर एंजाइम का हमें वो बताना है, एंजाइम का कॉन्फ़िगरेशन बताना है, तो भाई ऐसे याद रख लो, कोई भी एंजाइम है और हमें उसे घुमाना पड़ेगा, मतलब कोई भी एंजाइम है सोलेबल करना पड़ेगा, तो सोलेबल करने के लिए रोटेट करना होता है। याद रखियो आप आगे सब कि भैया कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एंजाइम किस मेथड से यूज करते हैं, मतलब रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड से, क्रिस्टल रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड से। इसका आंसर बताओ, यानी कि सबसे पहला पाउडर मेथड किसने बताया था, डेबे और सरर ने, डेबाई और सरर ने, डेबाई और सरर ने, ठीक है भाई, इसने बताया था। बहुत बढ़िया, सही बताया आप सभी ने आंसर, ठीक है। चलो ये वाला देखता हूं मैं कितने स्टूडेंट इसे बता पाते हैं, ठीक है भाई, देखता हूं इसे कितने स्टूडेंट बता पाते हैं इसका आंसर, इस वाले का, ठीक है। बहुत बढ़िया है ये भी आपका। विच विच इज द ब्रैग इक्वेशन फॉर सेकंड ऑर्डर एक्सरे डिफ्रैक्शन, यानी कि सेकंड ऑर्डर के लिए ब्रैग इक्वेशन क्या होगी, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओ भैया इसका, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताओ, सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होगी। जल्दी से बताओ भैया क्या रहेगी। सेकंड ऑर्डर के लिए ब्रैग इक्वेशन क्या रहेगी, एक्सरे डिफ्रैक्शन की ब्रैग इक्वेशन क्या रहेगी, जल्दी कमेंट करो भैया और बताओ क्या रही। डी साइन थीटा इजकल टू लैम्डा, एक बच्चे का आंसर आया, बाकी बताओ जल्दी से। तो देखते हैं इसका आंसर भाई, देखो भाई एक बार आंसर इसका, भाई हमारे पास एक ब्रैग इक्वेशन होती है 2D साइन थीटा इजकल टू एन लैम्डा होती है। अब वो किसके लिए पूछ रहा हमारे से, सेकंड ऑर्डर के लिए पूछ रहा, तो एन की वैल्यू कितनी रख दोगे, एन की वैल्यू 2 पुटअप कर दोगे यहाँ पे, तो हमारे पास आ जाएगी 2D साइन थीटा इजकल टू 2 लैम्डा, और 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या टर्म्स बन जाएगी, डी साइन थीटा इजकल टू लैम्डा, ये टर्म्स बन जाएगी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा भैया, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, साइन थीटा टी इजकल टू लैम्डा। जल्दी से बताओ क्या सभी का ये आ गया, क्या ये सभी का आ गया भैया, जल्दी से बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना किसी को भी, एक बार सभी थंब कर दो, ठीक है भाई, एक बार सभी थंब कर दो। चलो कुछ और क्वेश्चन बताओ जल्दी से, 35 तक हो गया आपके, और क्वेश्चन बताओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर
33, क्वेश्चन नंबर 38 और क्वेश्चन नंबर 39 और क्वेश्चन नंबर 40। तो इनके सभी के आंसर बताने हैं आप सभी को, ठीक है भाई। तो एक मेथड है हमारे पास, लाइव मेथड, एक्सरे। एक्सरे यानी कि किस टाइप की एक्सरे यूज करी जाती है लाउस मेथड में। लाउस मेथड में किस तरीके की एक्सरे यूज करी जाती है, जल्दी से आंसर कमेंट करना भैया, ठीक है। और आपको बताना है फिर द एक्सरे यूज्ड इन पाउडर मेथड, पाउडर मेथड इज, ठीक है। और आपको बताना है अगला क्वेश्चन, द ब्रैग कंडीशन फॉर थर्ड ऑर्डर के लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए क्या रहेगी, ठीक है भाई। ठीक है, जल्दी जल्दी से इनके आंसर लिखो भैया सभी, जल्दी से बताओ क्या रहे इनके आंसर। और कुछ की ये टर्म्स बतानी है भैया कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ये तीनों ही कट है, एंड अल्फा, बीटा और गामा, ये इस तरीके से है। तो किस तरीके का स्ट्रक्चर रहेगा भैया, ठीक है, ये बतानी है आपको। और फिर आपको बताना है नेक्स्ट ऑर्थोरोम्बिक के लिए, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल लेटिस के लिए कि क्या कंडीशन रहेगी। तो ये सभी आंसर बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ भैया इन सभी का आंसर। ठीक है भाई, पहले इसका आंसर बताओ, द एक्सरे यूज इन लाइव मेथड। एक्सरे मतलब लाइव मेथड में कौन सी एक्सरे यूज करी जाएगी, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ भैया, मैं एक बार सभी का देखना चाहता हूँ आंसर। ठीक है, आज के बाद कुछ याद रखने की भी कंडीशन ध्यान रख लेना, मैं एसोसिएट करके बताऊंगा आपको, ठीक है। 40 का, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो भाई, अगर मैं आपसे कहूं कि भैया हमारे पास कौन सा मेथड है, लाउस मेथड है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, एसोसिएट करके बताता हूं। लाउस कहता है लाओ और लाओ, कंटिन्यू लाते रहो। देखो नाम से ही पता चल रहा होगा, लाओस मेथड है, लाओ और ज्यादा लाओ, लाते रहो जल्दी जल्दी, तो लाते रहो कंटिन्यूअसली है। कौन सी आती आती रहेगी इसमें, कंटिन्यूअसली, ठीक है भैया। पाउडर मेथड बहुत टॉप लेवल का मेथड है,
और तीनों मेथड में से सबसे बढ़िया मेथड है। तो जो टॉप लेवल का होता है वे कुछ ही बंदे होते हैं, तो ज्यादा बंदों को तो बोला जाता है पॉली, और जो टॉप लेवल के बंदे होते हैं उन्हें बोला जाता है मोनो। तो इसी वजह से पाउडर मेथड सबसे टॉप लेवल का, तो इसमें किस तरीके की यूज होगी, मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक एक्सरे बीम, ठीक है भैया। और ब्रैग इक्वेशन थर्ड ऑर्डर के लिए तो आपको पता ही लग गया होगा, 2d sin थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्डा। और ये वाले का 39, इसका आंसर बताओ भैया, जल्दी से सभी कमेंट करो एक बार, जल्दी से सभी एक बार कमेंट करो क्या आंसर रहने वाला है इसका, कि भैया तीनों चीज कट है इसकी। जल्दी बताओ इसका क्या रहने वाला है। देखो क्या बताया, जल्दी बताओ आंसर। मैं एक बार देखता हूँ, इस वाले का आंसर बताओ, 39 वाले का आंसर क्या है भैया, ट्राइक्लिनिक। देखो भाई याद रखने का तरीका बताता हूं, ट्राई माने तीनों, ट्राई माने तीनों कट, सब कुछ कट। जब ऐसा केस मिल जावे तो किसका केस रहा होगा, ट्राई क्लिनिक का, ट्राई क्लिनिक का। ऑर्थोरोम्बिक का बताओ जल्दी से, ऑर्थोरोम्बिक का बताओ जल्दी से क्या रहने वाला है। ऑर्थोरोम्बिक का एबीसी नोट इक्वल अल्फा बीटा गामा इक्वल, ठीक है, ठीक है सही बताया। आप ये भी लिख दोगे एबीसी नॉट इक्वल, ऑप्शन में ये भी आपको मिल जाएगा, ऑप्शन में मिल जाएगा भैया ये आपको, ठीक है, ऑप्शन में मिल जाएगा। तो एंगल आर 90 डिग्री, ठीक है, वो तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन में, केवल यही दे रखा था। तो आज हमने करे हैं भैया 40 क्वेश्चन करे हैं, आप इन 40 क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से आज खत्म कर रहे होंगे, ठीक है। कल मैं आपको बाकी बचे हुए क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दूंगा इसके, तो कल और हमारी इसकी मतलब क्लास होगी, ठीक है। और फिर परसों को आपको नई बट साइड, ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया एकदम, कोई दिक्कत नहीं। आज आपके ये असाइनमेंट हुए हैं, ठीक है, आप एक बार और पढ़ लेना अच्छे तरीके से, कल इसका और असाइनमेंट मैं आपको करवा दूंगा कंप्लीट। और इसके बाद हम जो यूनिट स्टार्ट करते हैं इसकी, यूनिट थर्ड स्टार्ट करेंगे भैया, यूनिट सेकंड को थोड़ा लेट करेंगे, ठीक है। यूनिट या तो हम थर्ड स्टार्ट करेंगे या यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे, ठीक है भैया, परसों से, ठीक है। तो आप सभी का बढ़िया चलेगा कोर्स, कोई दिक्कत समस्या ना, आप जल्दबाजी कुछ मत ना समझो, आप ये समझो कि जो चीज पढ़ रहे हैं एक बार आप कंप्लीट करते चलो, ठीक है। पेपर ऐसा नहीं है कि एकदम से आ जाएंगे, टाइम देंगे, वो भी ऐसा नहीं है, अगर एक साथ भी आ गए तो जरूरी थोड़ा ना कि फिजिक्स के या मैथ के इनके पहले से दे देंगे, तो बेफिक्र टेंशन मत लो, बढ़िया तरीके से काम होगा। ऑल द बेस्ट सभी को।